CBSE क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट P है और उसको हमने रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल टॉ। ठीक है, मतलब उस टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट किया गया है जो डायपोल पे एक्ट कर रहा है विद इट्स ओरिएंटेशन थीटा इन द फील्ड। उसका ओरिएंटेशन थीटा है फील्ड के साथ। ठीक है, मतलब फील्ड के साथ वो डायपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है। फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज जीरो। तो थीटा की वैल्यू, ओरिएंटेशन की वैल्यू क्या होगी जब हमारा टॉर्क जीरो होगा, और सेकेंड पार्ट में वो टॉर्क मैक्सिमम होगा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें ग्राफ चाहिए टॉर्क, टॉ और ओरिएंटेशन थीटा के बीच। ठीक है, तो हमें पहले एक्सप्रेशन जानना होगा, इन दोनों के बीच रिलेशन जानना होगा। तो हमें पता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज टॉ इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, जहाँ पर P हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है ना। अब यहाँ पर थीटा कहाँ है, तो थीटा हम लोग जान सकते हैं, मतलब हम लोग इसको अगर और ज़्यादा सॉल्व करें, मतलब जब हम लोग इस वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, उसको P मान लिया, और E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो टॉ का भी मैग्नीट्यूड हमने टॉ लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये टॉर्क और थीटा, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो हम देख सकते हैं ये साइन थीटा यहाँ पर ग्राफ में आएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा वेरी कर रहा है ना, तो साइन का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। तो पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 टॉ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी PE, है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -P, जब हमारा साइन थीटा, क्योंकि साइन -1 ले सकता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये मिनिमम नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि ये और निगेटिव ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम होगी +P और मिनिमम हमारी होगी -PE। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिएगा ना, ये सही नहीं है क्योंकि इससे और निगेटिव भी जा सकता है ना। और वो जो एक्सिस पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जब थीटा 0 हो जाएगा, रुक जाना भाई, रेडी, तो यहाँ पर +E और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो बीच में एक जगह 0 भी आएगी, वो 0 कहाँ आएगी, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे 0 आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो साइन थीटा का ग्राफ आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, +P, मिनिमम वैल्यू थी -P। ठीक है, और 0 कहाँ आ रहा है, तो एक तो 0 पे आएगा ही। ठीक है, और कहाँ आएगा, तो जैसे हम देखें ग्राफ है तो एक 180 पे आएगा क्योंकि साइन 180 0 होता है। फिर साइन थीटा का ग्राफ के अनुसार 360 पे आएगा, फिर ऐसे करके आते रहेगा, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से हम देख सकते हैं द ग्राफ बिटवीन टॉर्क एंड ओरिएंटेशन थीटा। तो साइन थीटा का ग्राफ है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो गई, मैक्सिमम P, मिनिमम -P और 0 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज 0। तो टॉर्क 0 कहाँ हो गया, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये टॉर्क 0 हो गया। ठीक है, हम एक वैल्यू लिखे हैं और बाकी ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। तो यहाँ बस आप मिनिमम ये हटा दीजिएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, 0 पे वैल्यू पूछी थी। ठीक है, मैक्सिमम तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और ये 0 पे वैल्यू पूछी थी। ठीक है, मतलब जब टॉर्क 0 होगा तब थीटा की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0 ही डिग्री लिया, वैसे 0, 180, 360 इन सब में 0 हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क टॉ experienced by an electric dipole of dipole moment P in a uniform electric field E। ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं, डेरिवेशन है। What will happen if the field were non uniform, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लिया था, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा,
यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। आप इसको एक बार ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन के लिए आप क्वेश्चन नंबर 30 रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी में, पर उसमें थोड़ा लैंग्वेज से समझाया भी गया है। तो डेरिवेशन में आप क्वेश्चन नंबर 30 रेफर कर सकते हैं, और जिसमें हम लोग सिर्फ डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस बोथ अ नेट फोर्स एंड अ नेट टॉर्क, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट टॉर्क तो रहेगा ही रहेगा, पर आपका नेट वो एक नेट फोर्स भी आपके पास आ जाएगा, है ना, और नेट टॉर्क आपका रहेगा। तो दोनों वो एक्सपीरियंस करेगा, नेट टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा और नेट आपका फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क टॉ एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। तो फिर से वही डेरिवेशन का क्वेश्चन है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 30 से रेफर कर सकते हैं। और क्या इसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए, सेकेंड पार्ट इसका। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालने हैं एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप क्वेश्चन 30 रेफर कर सकते हैं, क्वेश्चन 30 से। तो ये एक्सप्रेशन है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, टॉर्क, P डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इसमें से 2 पेयर निकालने जो परपेंडिकुलर हो। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये हमारा P है और ये हमारा E है, ये 2 वेक्टर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डेरिवेशन के अनुसार ही करें, ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में P है, ओके। या फिर इस डायरेक्शन में हमारा E है और इस डायरेक्शन में P है, ओके। तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, ठीक है। अब जो आपका टॉर्क होगा, वो टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, तो वो आपका होगा अपवर्ड प्लेन, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये टॉर्क अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों, क्योंकि ये P और E एक ही प्लेन में है, तो टॉर्क क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, P के भी परपेंडिकुलर होगा और E के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2 पेयर क्या हो जाएंगे, एक आपका टॉर्क और P और टॉर्क E, क्योंकि PE सेम प्लेन में है और उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है टॉर्क, तो टॉर्क उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आपके 2 पेयर हो जाएंगे, एक टॉर्क और डायपोल मोमेंट वेक्टर और एक टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे 2 पेयर हो गए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक किया। ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ये तो पूछा जाता है, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।